न्याय की सुबह उस लौह महिला की। धुंधलके ने शहर को एक गहरे नीले रंग की वर्दी की तरह लपेट लिया था। तारे अभी भी टिमटिमा रहे थे। भारतीय सेना के विशेष बल पैरा एसएफ के कमांडो मुख्यालय के बीचों बीच एक कमांडिंग जनरल के सरकारी आवास में एक मां की बेचैनी, जो सो नहीं पा रही थी, सन्नाटे को चीर रही थी। लौह महिला के नाम से मशहूर लेफ्टिनेंट जनरल अदिति सिंह के कंधों पर 3 सितारे भारतीय सेना की सबसे तेज धार वाली इकाई का नेतृत्व करने के भारी बोझ को दर्शाते थे। लेकिन इस समय उन्होंने अपनी रैंक की सभी निशानियां उतार दी थीं। वह बस अपने इकलौते बेटे विक्रम सिंह के लिए एक मां थी। एक कोमल मुस्कान के साथ उनके हाथ तेजी से चल रहे थे। एक एक करके प्यार से पकाया गया खाना धातु के टिफिन में रखा जा रहा था। रोगन जोश, उनके बेटे का पसंदीदा व्यंजन, अपने गहरे भूरे रंग और मसालों की मनमोहक सुगंध के साथ बहुत आकर्षक लग रहा था। अदिति ने इसे पूरी रात पकाया था ताकि मसाले पूरी तरह से समा जाएं और मांस मुंह में पिघल जाए। उसके बगल में चमकीले लाल मिर्च के रंग वाले भरवां पराठे थे। उन्हें अच्छी तरह याद था, विक्रम के प्रशिक्षण केंद्र जाने से एक रात पहले उनके बेटे ने कहा था, मां, बाकी सब कुछ हार सकता है, लेकिन आपके हाथ का बना रोगन जोश दुनिया में नंबर 1 है। अंगूठा दिखाते हुए उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। 6 महीने, ठीक 6 महीने हो गए थे जब उनके बेटे ने, जिसकी उन्होंने हमेशा पूरे दिल से देखभाल की थी, अपनी पहली ट्रेनिंग पूरी की और एक लड़ाकू इकाई में तैनात हो गया। उस दौरान वह एक बार भी उससे मिलने नहीं गईं। यह विक्रम का अपना अनुरोध था, मां, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से पूरी कंपनी तनाव में आ जाए। मुझे इसे एक सामान्य सैनिक, प्राइवेट विक्रम के रूप में करने दो। अदिति अच्छी तरह जानती थी कि अगर एक पैरा एसएफ जनरल के बेटे के रूप में उसकी हैसियत सामने आ गई तो उसके बेटे का सैन्य जीवन और भी मुश्किल हो जाएगा। भारी मन से उन्होंने अपनी निराशा छिपाते हुए सिर हिला दिया। लेकिन हर बार जब वह वीडियो कॉल पर अपने बेटे का दुबला पतला चेहरा देखती तो उनका दिल दुखता। 3 दिन पहले तक विक्रम ने रात के सामरिक अभ्यास के बाद आराम के समय में उन्हें फोन किया। उस आवाज ने अदिति के दिल पर जोर से चोट की। उसकी आवाज, जो आमतौर पर दृढ़ और स्थिर होती थी, अब कर्कश और थकी हुई थी। वह जल्दबाजी में लग रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, और उसके हर वाक्य के अंत में एक हल्की सी कंपकंपी थी। यहां तक कि मां, आप ठीक तो है ना? जैसे सवाल भी एक औपचारिकता की तरह खोखले लग रहे थे। विक्रम, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम बीमार हो? नहीं मां, बस भारी प्रशिक्षण के कारण थोड़ी थकान है, लेकिन यह गंभीर लग रहा है। इस सप्ताह के अंत में मैं तुमसे मिलने आऊंगी। मैं बहुत सारा अच्छा खाना लाऊंगी। नहीं मां, विक्रम ने अनजाने में अपनी आवाज ऊंची कर दी, फिर जल्दी से उसे धीमा कर दिया। उस तीखे इनकार ने अदिति के दिल में चाकू की तरह चुभन पैदा की। मत आना, किसी भी हाल में मत आना। मैं ठीक हूं मां, सच में, बस थका हुआ हूं। वैसे भी इस सप्ताह के अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, इसलिए मिलने का समय रद्द कर दिया गया है। विक्रम का स्पष्टीकरण तर्कसंगत लग रहा था, लेकिन उसके पीछे की भावना किसी ऐसे व्यक्ति की घबराहट थी जो कुछ छिपाने की सख्त कोशिश कर रहा था। एक बुरे पूर्वाभास ने अदिति को घेर लिया। वह अच्छी तरह जानती थी कि सैन्य जीवन कितना कठिन होता है, खासकर जहां जोशीले युवा इकट्ठे होते हैं। बुरी चीजें हो सकती थीं। हालांकि उन्हें हमेशा इस बात पर गर्व था कि उन्होंने अपने बेटे को एक मजबूत और ईमानदार व्यक्ति के रूप में पाला है। उन्होंने खुद को शांत करने की कोशिश की। यह संभव नहीं था कि उनका बेटा इस तरह की किसी मुसीबत में शामिल हो। टिफिन बंद करते हुए अदिति ने एक लंबी सांस ली। सुबह के सन्नाटे में केवल उनके दिल की धड़कन ही इतनी जोर से सुनाई दे रही थी। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह शायद भारी प्रशिक्षण के कारण थोड़ा तनाव में है। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन एक मां की अंतरात्मा लगातार चीख रही थी, उनके तर्क संगत मूल्यांकन पर हंस रही थी। वह बेचैनी ठंडी महसूस हो रही थी, जैसे घने कोहरे के बीच किसी अदृश्य दुश्मन की उपस्थिति का पता लगाना एक विशेष बल कमांडर की तेज प्रवृत्ति के समान। आज चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें अपने बेटे का चेहरा सीधे देखना था। उन्हें अपनी आंखों से मैं ठीक हूं शब्द सुनने थे, ताकि वह उस चिंता को दूर कर सकें जो उन्हें पीड़ा दे रही थी। जब सुबह की नीली रोशनी डामर पर पड़ने लगी
लेफ्टिनेंट जनरल अदिति सिंह ने एक साधारण सेडान चलाई, न कि अपनी कमांडर की आधिकारिक कार, अपने बेटे के मुख्यालय की ओर। उन्होंने जानबूझकर अपनी पुरानी निजी कार चुनी ताकि उनकी पहचान केवल नंबर प्लेट से उजागर न हो। उनके कपड़े भी बहुत साधारण थे। कंधों पर 3 सितारों वाली वर्दी नहीं, बल्कि एक सूती ग्रे ब्लाउज और कपड़े की पैंट जो आमतौर पर मां पहनती हैं। उनका चेहरा बिना मेकअप के था, केवल अपने बेटे के लिए गहरी चिंता और लालसा झलक रही थी। जब वह मुख्य द्वार पर पहुंची तो एक युवा प्रोवोस्ट सैनिक ने प्रक्रिया के अनुसार उनका पहचान पत्र मांगा। अदिति ने अपना आईडी कार्ड लेते समय उस सैनिक की आंखों में एक क्षणिक कंपन को नजरअंदाज नहीं किया। अदिति सिंह एक असामान्य नाम, हालांकि सैनिक ने इसे एक संयोग या एक सामान्य अधेड़ उम्र की महिला की यात्रा के रूप में माना। वह तुरंत शांत हो गया और उनके आने का उद्देश्य पूछा। मैं प्राइवेट विक्रम सिंह से मिलना चाहती हूं। सैनिक ने अपने वॉकी टॉकी पर कुछ जांच की, फिर उसी प्रक्रिया के साथ उन्हें आगंतुक कक्ष में ले गया। कमरा साफ सुथरा था, लेकिन ठंडा और निर्वैयक्तिक महसूस हो रहा था। अदिति एक खिड़की के पास बैठ गईं और टिफिन वाले बैग को सावधानी से नीचे रख दिया। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। जल्द ही वह दरवाजा खुलेगा और उनका बेटा, जो एक बहादुर सैनिक बन गया था, अंदर आएगा। फिर वह उज्जवल रूप से मुस्कुराएगा, उन्हें कसकर गले लगाएगा और उनकी सारी चिंताएं व्यर्थ साबित होंगी। लेकिन इंतजार का समय उम्मीद से ज्यादा लंबा महसूस हुआ। 10 मिनट, 20 मिनट। ठीक जब चिंता बढ़ने लगी तो आगंतुक कक्ष का दरवाजा खुला, लेकिन जो अंदर आया वह उनका बेटा नहीं था। सांवली त्वचा और मजबूत कद काठी वाला एक हवलदार अजीब सी मुस्कान के साथ उनके पास आया। उसकी नेमप्लेट पर ब्रिजेश कुमार लिखा था। प्राइवेट विक्रम सिंह की मां? मैं हवलदार ब्रिजेश हूं, उनकी पलटन का एनएसईओ। हाँ, सही है। मेरा बेटा कहाँ है? अदिति की आवाज अनजाने में तेज हो गई। हवलदार ब्रिजेश थोड़ा चौंक गया और मुंह फेर लिया। उसकी आंखों की पुतलियां बेचैनी से आगंतुक कक्ष के प्रवेश द्वार के पास किसी की ओर देख रही थीं, जो शायद स्थिति पर नजर रख रहा था। अदिति ने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थीं कि कोई और नजर उनकी पीठ में चुभ रही है। मैडम, प्राइवेट विक्रम कल से ठीक नहीं है, तेज बुखार है, इसलिए अब उन्हें स्वास्थ्य केंद्र में अलग थलग रखा गया है। हाल ही में बैरक में डेंगू का मौसम चल रहा है, इसीलिए संक्रमण को रोकने के लिए हमें खेद है, मैडम। हवलदार ब्रिजेश ने उस वाक्य को जल्दी से कहा जैसे कोई स्क्रिप्ट याद कर रहा हो, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें और उसके होठों के कड़े कोने बता रहे थे कि यह सब झूठ था। अदिति की निगाहें चाकू की तरह तेज हो गईं। अलग थलग? क्या उसकी हालत गंभीर है? अगर ऐसा है तो मुझे स्वास्थ्य केंद्र जाने दो। मैं बस एक पल के लिए उसका चेहरा देखना चाहती हूं। ओह, नहीं हो सकता मैडम, बिल्कुल नहीं हो सकता। हवलदार ब्रिजेश लगभग चिल्लाते हुए बोला, अपने हाथों को लहराते हुए। उसकी अत्यधिक प्रतिक्रिया ने अदिति के संदेह को और भड़का दिया। उसने घबराकर फिर पीछे देखा, फिर अपनी आवाज को शांत करने की कोशिश की। नियमों के अनुसार स्वास्थ्य केंद्र का क्षेत्र कीटाणु रहित है और बाहरी लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन यह क्वारंटाइन का नियम है। मैं कुछ नहीं कर सकता। विक्रम दवा लेने और आराम करने के बाद जल्द ही ठीक हो जाएगा। मैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। तभी अदिति की तेज नजरों ने हवलदार ब्रिजेश के कंधे के पीछे गलियारे के अंत में खड़े एक व्यक्ति को पकड़ लिया। सूबेदार मेजर हरिंदर सिंह। अदिति ने सालों पहले उस चेहरे को एक झलक में देखा था, जब वह विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र में एक प्रशिक्षक थीं। एक चालाक सैनिक जो ताकतवर के सामने कमजोर और कमजोर के सामने कठोर था। हरिंदर वहां एक निर्देशक की तरह खड़ा था, हवलदार ब्रिजेश के अभिनय की निगरानी कर रहा था। हालांकि हवलदार ब्रिजेश ने जल्दी से अपनी स्थिति बदलकर दृश्य को बाधित करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक बीमार सैनिक की देखभाल कर रहे मुख्यालय में उन दोनों के बीच एक क्षणिक नजर का आदान प्रदान और तनाव कोई सामान्य दृश्य नहीं था। यह स्पष्ट रूप से एक साजिश की बू दे रहा था। अदिति ने अब उस पर जोर नहीं दिया। इसके कामी हर साल को एक आदान प्रदान के लिए बात एक बनाना है, बजाय वह दोस्ताना ढंग से मुस्कुराई और अपनी कुर्सी से उठी। उसके रवैये में अचानक आए बदलाव ने हवलदार ब्रिजेश को भ्रमित कर दिया। ठीक है, अगर यह मुख्यालय का नियम है तो मैं जोर नहीं दे सकती। कृपया मेरे बेटे को बताएं कि वह अपनी दवा ले और खूब आराम करे।
क्या मैं उसके लिए यह खाने का टिफिन छोड़ सकती हूँ? उसने टिफिन वाला बैग पेश किया। हवलदार ब्रजेश ने राहत की सांस ली और तुरंत उसे ले लिया। जरूर मैडम, चिंता न करें, मैं उसे दे दूंगा। धन्यवाद हवलदार, फिर मैं चलती हूँ। अदिति मुड़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के आगंतुक कक्ष से चली गईं। उनके पीछे वह हवलदार ब्रजेश और सूबेदार मेजर हरिंदर सिंह के चेहरों पर राहत महसूस कर सकती थीं। लेकिन मुख्यालय से बाहर निकलते ही अदिति का चेहरा बर्फ की तरह सख्त हो गया। अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठंडा निर्णय था जिसने उनके दिल को जमा दिया था। बुखार, अलग थलग, सस्ते झूठ, उनके बेटे के साथ कुछ हुआ था और वे इसे छिपाने की सख्त कोशिश कर रहे थे। कार में बैठकर अदिति ने तुरंत इंजन चालू नहीं किया। उन्होंने रियर व्यू मिरर के माध्यम से मुख्यालय के कसकर बंद गेट को देखा। अब से यह एक मां नहीं होगी जो कार्य करेगी, बल्कि पैरा एसएफ की कमांडिंग जनरल होगी। अपने तरीके से सच्चाई खोजने का समय आ गया था। मुख्यालय छोड़ने के बाद अदिति सीधे घर नहीं गईं। उन्होंने अपनी कार को मुख्यालय के गेट से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक पुराने साधारण से ढाबे के सामने एक पार्किंग स्थल की ओर मोड़ दिया। शर्मा जी का ढाबा सैन्य मुख्यालय के पास किसी भी अन्य ढाबे की तरह था। यह जगह सैनिकों के पसीने और कहानियों के निशानों से भरी थी। दोपहर के भोजन का समय अभी दूर था, लेकिन अदिति अंदर गईं और सबसे भीतरी कोने में एक मेज चुनी। वहां से मुख्यालय की ओर जाने वाला एकमात्र रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। अरे बेटी, अभी खुला नहीं है। ढाबे की मालकिन एक बुजुर्ग महिला उनके पास आई। अदिति ने अपने बटुए से कुछ 100 रुपये के नोट निकाले और उन्हें मेज पर रख दिया। माफ करना अम्मा, मुझे किसी का इंतजार करना है। मैं दोपहर के भोजन तक बस आपकी जगह का उपयोग करूंगी। मैं बाद में खाना ऑर्डर करूंगी। उस बूढ़ी औरत ने बिना कुछ कहे पैसे ले लिए और रसोई में वापस चली गईं। अदिति ने एक गिलास फीकी चाय का ऑर्डर दिया और शांति से इंतजार करने लगी। उनका दिमाग एक कमांडर की तरह ठंडक और व्यवस्थित रूप से काम कर रहा था, जो एक जटिल ऑपरेशन की योजना बना रहा हो। भावनाएं दिखाना या लापरवाही से शक्ति का उपयोग करना एक नौसिखिया का काम था। अंधेरे में इंतजार करना जब तक कि दुश्मन खुद को प्रकट न कर दे, यही हर विशेष बल ऑपरेशन का आधार था। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, जब दोपहर के भोजन का समय आया तो मुख्यालय के अधिकारी और एनएससीओ छोटे समूहों में आने लगे। अदिति ने अपनी टोपी को और नीचे कर लिया। अपने फोन के साथ व्यस्त होने का नाटक करते हुए उनकी बातचीत को सुनने लगी। अधिकांश सिर्फ सप्ताहांत की योजनाओं के बारे में हल्की फुल्की बातचीत थी, जब तक कि ढाबे का दरवाजा जोर से नहीं खुला और एक जाना पहचाना चेहरा अंदर नहीं आया। सूबेदार मेजर हरिंदर सिंह, 2 अन्य हवलदार उसके पीछे थे। वे उससे कुछ मीटर की दूरी पर एक मेज पर बैठ गए। बैठते ही हरिंदर ने तुरंत बियर का ऑर्डर दिया। लगता था उसे दिन में पीना पसंद है। लानत है, आज सुबह मेरा दिल लगभग रुक गया था। उस औरत की आंखों को देखो, जैसे वह किसी के दिमाग के अंदर देख सकती है। हरिंदर ने पापड़ चबाते हुए बड़बड़ाया। उसके बगल में बैठे हवलदार ने कहा, सही कह रहे हैं साहब, उसका नाम भी पैरा एसएफ की जनरल जैसा ही है। जब प्रोवोस्ट ने रिपोर्ट किया तो मैं आधा मर गया था। हरिंदर ने अपनी बियर एक ही घूंट में गटक ली। हाँ, वह ब्रजेश तो लगभग डर से पेशाब ही करने वाला था। कितना मूर्ख है। अगर मैंने उसे पीछे से घूरा नहीं होता तो वह सब कुछ कबूल कर लेता। सौभाग्य से बुखार का बहाना काम कर गया साहब, नहीं तो समस्या बड़ी हो जाती। अदिति का दिल जैसे रुक गया। उन्होंने अपनी सांस रोक ली, अपनी सारी इंद्रियों को उनकी बातचीत पर केंद्रित कर दिया। पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे थे, एक भयानक तस्वीर बना रहे थे। वह लड़का विक्रम अभी भी चुप है? हरिंदर की आवाज में झोंझलाहट थी। जी साहब, ड्यूटी डॉक्टर ने कहा कि अभी भी चुप है। उसकी 2 पसलियां टूटी हुई हैं, कुछ अंदरूनी चोटें भी हैं, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि वह अभ्यास के दौरान गिर गया था। उसने विनती की है कि उसके माता पिता को पता न चले। बहुत जिद्दी लड़का है। अदिति ने अपने निचले होंठ को जोर से काटा। उन्हें दर्द भी महसूस नहीं हुआ जब उनके नाखून उनकी हथेली में ढंस गए। टूटी पसलियां और अंदरूनी चोटें, मेरा बेटा। गुस्सा उनके पाती सिर तक चढ़ गया, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिली। अभी विस्फोट करने का मतलब सब कुछ नष्ट करना होगा। हरिंदर ने व्यंग्यात्मक रूप से हंसते हुए कहा, जिद्दी। अगर उसे पता होता कि उसकी मां कौन है तो वह कल ही शिकायत कर देता, लेकिन यह अच्छा है।
अगर वह ऐसा है तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। बटालियन कमांडर ने भी आदेश दिया है कि यह मामला बाहर लीक न हो। सभी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हटा दी गई हैं। जिन लड़कों को पता है उन्हें भी धमकी दी गई है। फिलहाल हम बीमारी का बहाना इस्तेमाल करेंगे जब तक कि उसके घाव ठीक न हो जाएं। बाद में जब सब शांत हो जाएगा तो हम इसे एक प्रशिक्षण दुर्घटना के रूप में रिपोर्ट कर देंगे। मामला खत्म। लेकिन मैं अभी भी चिंतित हूं। एक का जार ESE साहब, उसकी मां की नजरें सामान्य नहीं थीं। मेरा अंतर्ज्ञान कहता है कि वह फिर से आएगी। फिर से आए तो हम फिर से रोक देंगे। क्या यह सैन्य मुख्यालय कोई खेल का मैदान है? नागरिक अपनी मर्जी से अंदर बाहर नहीं जा सकते। अब ज्यादा मत सोचो, बस खाओ। हरिंदर ने चावल और रोगन जोश का एक बड़ा निवाला लेते हुए कहा, जैसे वह दिखावा करना चाहता हो। उनकी बातचीत ने अदिति को कोई नई जानकारी नहीं दी, लेकिन यह काफी से ज्यादा था। उनके बेटे के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। सिर्फ एक सामान्य शारीरिक दंड नहीं, बल्कि गंभीर दुर्व्यवहार जिससे उसकी पसलियां टूट गईं। और सूबेदार मेजर से लेकर बटालियन कमांडर तक पूरी कमान इस तथ्य को व्यवस्थित रूप से छिपाने की कोशिश कर रही थी। अदिति शांति से उठी। जब वह ढाबे से बाहर निकली तो उनकी घृणित हंसी उनकी पीठ में चुभ रही थी। कार में वापस आकर अदिति ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके बेटे का चेहरा उनके दिमाग में आया। वह बेटा जो अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा था, जो अपनी मां के नाम पर कोई धब्बा न लगे इसीलिए चुपचाप सारी यातनाएं सह रहा था। उस पीड़ा की गहराई की कल्पना करते हुए उनका दिल ऐसा लगा जैसे उसे टुकड़ों में काटा जा रहा हो। गुस्सा और अपराध बोध एक साथ उन पर हावी हो गए। मैंने इसे पहले क्यों नहीं पहचाना? मैंने उसकी कमजोर आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश क्यों की? जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो आदित्य की नजरें अब एक मां की नहीं थीं। उनकी नजरें ठंडी और निर्दयी थीं। एक पैरा SF कमांडिंग जनरल की नजरें जो दुश्मन के दिल में खंजर घोंपने के लिए तैयार थीं। झूठ की गंध आ चुकी थी। अब इसे जड़ से उखाड़ने का समय था। उन्होंने अपना फोन उठाया और किसी को फोन किया। मेजर रमन, मैं बोल रही हूं। कल सुबह 5 बजे मुझे बटालियन X के गेट के सामने मिलो। मेरी आधिकारिक कार लाओ। तुम पूरी औपचारिक वर्दी में आओगे। अगली सुबह जब अंधेरा पूरी तरह से नहीं छंटा था, एक काली सेडान मुख्यालय के गेट के सामने आसानी से आकर रुकी। उस कार से एक अद्वितीय अधिकार की आभा निकल रही थी, जिस पर 3 सितारे वाली प्लेट स्पष्ट रूप से लगी हुई थी। पीछे की सीट से जो उतरी वह थी लेफ्टिनेंट जनरल अदिति सिंह। कल का उनका साधारण नागरिक रूप गायब हो गया था। उन्होंने एक त्रुटिहीन वर्दी पहन रखी थी जिसमें एक भी शिकन नहीं थी। उनके कंधों पर 3 सितारे बर्फ की तरह चमक रहे थे और उनकी छाती पर लगे बैज और पदकों की कतार बिना कुछ कहे यह साबित कर रही थी कि वह कौन थीं। उनके बाल बड़े करीने से जूड़े में बंधे थे और उनका भावहीन ठंडा चेहरा स्टील के मुखौटे जैसा लग रहा था। ड्यूटी पर तैनात प्रोवोस्ट सैनिक तुरंत भाग खड़े हुए। कल की अधेड़ उम्र की महिला जो प्राइवेट विक्रम की मां होने का दावा कर रही थी, रात भर में उनकी आंखों के सामने पैरा SF की कमांडिंग जनरल बन गई थी। उन सैनिकों के चेहरे सदमे से पीले पड़ गए थे। जय हिंद, इजाजत है कमांडिंग जनरल, कोई आदेश? एक ड्यूटी ऑफिसर हाफता हुआ आया और सैन्य सलामी दी। उसकी आवाज एक मेमने की तरह कांप रही थी। अदिति ने संक्षेप में उसकी सलामी का जवाब दिया, फिर ठंडे स्वर में कहा, बटालियन कमांडर को यहां बुलाओ, अभी। उनकी आवाज धीमी और शांत थी, लेकिन उसमें निर्विवाद अधिकार था। ड्यूटी ऑफिसर ने अनजाने में अपना वॉकी टॉकी उठाया और चिल्लाया, सभी के लिए कॉल। कमांडिंग जनरल बटालियन कमांडर को तुरंत मुख्य गेट पर बुला रही हैं। तुरंत पूरा मुख्यालय हिल गया। अब आप तोर कमांडिंग जनरल बटालियन कमांडिंग जनरल बटालियन कमांडिंग जनरल बटालियन कमांडिंग जनरल बटालियन कमांडिंग। जो सैनिक अभी भी सो रहे थे वे चौंक कर उठ गए और अधिकारियों की चीखों ने सुबह की खामोशी को तोड़ दिया। कुछ ही मिनटों में बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अजय वर्मा हाफते हुए पहुंचे। उनकी वर्दी के बटन भी ठीक से नहीं लगे थे। उनके पीछे सूबेदार मेजर हरिंदर सिंह एक लाश की तरह पीले चेहरे के साथ चल रहे थे। जय हिंद कमांडिंग जनरल, कृपया निर्देश दें। लेफ्टिनेंट कर्नल अजय ने हाफते हुए सलामी दी। उनकी आंखों में डर और भ्रम भरा हुआ था। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अदिति ने धीरे धीरे उन पर एक एक करके नजर डाली। डरे हुए बटालियन कमांडर और उनके पीछे छिपे सूबेदार मेजर उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे।
उनके होठों पर एक हल्की तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। लेफ्टिनेंट कर्नल अजय, कल एक नागरिक इस मुख्यालय में आया था, है ना? प्राइवेट विक्रम सिंह की मां। जी सही है जनरल, मुझे रिपोर्ट मिल गई थी और कहा गया था कि सैनिक बुखार के कारण अलग थलग है, इसलिए उससे मिला नहीं जा सकता। क्या यह सही है? लेफ्टिनेंट कर्नल अजय के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। वह अपने दिमाग को दौड़ा रहे थे। कल की महिला यह कैसे हो सकती है? उन्होंने हरिंदर को दोषपूर्ण नजरों से देखा। यह बैरक में बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए था। जनरल, एक अपरिहार्य कार्रवाई। अगर हमें पता होता कि कमांडिंग जनरल आ रही हैं, तुम्हारा बहाना कोई मायने नहीं रखता, अदिति ने ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। उस छोटी सी हरकत ने लेफ्टिनेंट कर्नल अजय और सूबेदार मेजर हरिंदर को अनजाने में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस क्षण से मैं इस बटालियन की पूरी कमान और नियंत्रण अपने हाथ में लेती हूं। सभी सैनिक तुरंत परेड ग्राउंड पर एक असाधारण सभा के लिए इकट्ठा हों। सभी अधिकारी स्टाफ रूम में इकट्ठा हों और तुम दोनों बटालियन कमांडर और सूबेदार मेजर मेरे साथ आओ। उन्होंने ऐसे बोला जैसे युद्ध की घोषणा कर रही हों। लेफ्टिनेंट कर्नल अजय कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आदित्य की ठंडी नजरों ने उनका मुंह बंद कर दिया। जनरल, क्या कोई समस्या है? तुम पूछते हो कि क्या कोई समस्या है? अदिति धीरे से मुड़ी, सीधे सूबेदार मेजर हरिंदर की ओर देखते हुए। हरिंदर एक कोबरा के सामने चूहे की तरह जम गया। मेरा बेटा प्राइवेट विक्रम सिंह, जो इस बटालियन में सेवा कर रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। आज मैं यहां एक मां के रूप में नहीं, बल्कि एक कमांडर के रूप में खड़ी हूं, जिसे अपने सैनिकों के मानवाधिकारों और सैन्य अनुशासन को बनाए रखना है। अब से मैं इस जांच का नेतृत्व खुद करूंगी। मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि तुम लोग कौन सी सड़ी हुई सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहे हो। उनकी घोषणा सुबह की हवा को चीरते हुए एक चाकू की तरह तेज थी। गेट पर जमा सभी लोगों ने अपनी सांस रोक ली। मेरा बेटा, उस एक शब्द ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। यह कोई आधिकारिक यात्रा या निरीक्षण नहीं था। यह एक गुस्साई शेरनी थी जो अपने सिंहासन से उतरकर उन लोगों का न्याय करने आई थी जिन्होंने उसके बच्चे को चोट पहुंचाई थी। सूबेदार मेजर हरिंदर सिंह के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। उनके पैर बुरी तरह कांप रहे थे, जैसे वह वहीं गिर पड़ेंगे। अपने स्टील के मुखौटे के पीछे अदिति का गुस्सा अभी अभी भड़कना शुरू हुआ था। परेड ग्राउंड पर हवा अजीब महसूस हो रही थी। अंधेरे और सुबह की रोशनी का मिश्रण। सभी सैनिक पूरी लड़ाकू पोशाक में बड़े करीने से कतार में खड़े थे। उनके चेहरों पर थकान, चिंता और भ्रम दिखाई दे रहा था। मंच पर लेफ्टिनेंट जनरल अदिति सिंह अकेली खड़ी होकर उन्हें देख रही थीं। उनके बगल में लेफ्टिनेंट कर्नल अजय वर्मा और सूबेदार मेजर हरिंदर सिंह दोषियों की तरह सिर झुकाए खड़े थे। अदिति ने माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं किया। एक बुलंद आवाज में जो मैदान के अंत तक सुनाई दे रही थी, उन्होंने कहा, मैं पैरा एसएफ की कमांडिंग जनरल हूं। मैं आज यहां केवल एक कारण से खड़ी हूं। इस इकाई में हुई मारपीट और हिंसा के मामले की सच्चाई को उजागर करने के लिए सैनिकों के बीच कानाफूसी होने लगी। सभी को प्राइवेट विक्रम की याद आई, लेकिन किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। अब से अपनी अपनी कंपनी की बैरकों में वापस जाओ। स्टाफ अधिकारी, मैं व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए हर बैरक में आऊंगी। जो सैनिक सच बोलेंगे, मैं कमांडिंग जनरल के रूप में वादा करती हूं कि कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो लोग झूठ बोलेंगे या तथ्यों को छिपाने की कोशिश करेंगे, उन्हें सैन्य कानून के अनुसार कड़ी सजा दी जाएगी। चुनाव आपके हाथ में है। उनके शब्द संक्षिप्त और सारगर्भित थे, लेकिन उनका वजन उस मैदान के हर सैनिक के कंधों पर दबाव डाल रहा था। एक एक करके कंपनियां अपने कमांडरों के नेतृत्व में बैरकों में लौट गईं। अदिति ने फिर सैन्य, पुलिस और निरीक्षणालय के अधिकारियों को निर्देश दिए, जिन्हें वह सीधे कमांड मुख्यालय से लाई थीं। उनसे एक एक करके साक्षात्कार करो। सुनिश्चित करो कि वे दबाव महसूस न करें। इसे एक अलग कमरे में करो। सब कुछ रिकॉर्ड करो। जांच शुरू हुई। हालांकि प्रक्रिया आदित्य की कल्पना से कहीं अधिक धीमी और निराशाजनक थी। ऐसा लग रहा था कि सैनिकों ने चुप रहने की साजिश रची थी। मुझे बताओ कि तुम प्राइवेट विक्रम के बारे में क्या जानते हो? एक जांच अधिकारी के कोमल सवाल का जवाब एक 20 वर्षीय युवा सैनिक ने धीमी आवाज में दिया। नहीं, कुछ नहीं पता साहब। मुझे बस इतना पता है कि वह अभ्यास के दौरान गिर गया था। यह किसने कहा?
सब लोग यही जानते हैं। दूसरे सैनिकों ने भी वही जवाब दिया। क्या आपने कभी कोई मारपीट या हिंसा देखी है? कभी नहीं साहब। क्या आपने कभी सूबेदार मेजर हरिंदर या किसी अन्य एनएससीओ को प्राइवेट विक्रम को प्रताड़ित करते देखा है? कभी नहीं। सूबेदार मेजर हरिंदर हम पर बहुत मेहरबान है। सब लोग तोते की तरह वही जवाब दोहरा रहे थे। उनकी आंखें बेचैनी से घूम रही थीं, उनके हाथ पसीने से भीगे हुए थे, लेकिन उनके मुंह जैसे झूठ बोलने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित थे। अदिति ने रिपोर्ट प्राप्त करते समय अपने होंठ काट लिए। यह सिर्फ चुप रहने का आदेश नहीं था, यह डर और आज्ञाकारिता की एक संस्कृति थी जो लंबे समय से बनी हुई थी, जिसने पूरी इकाई को चुप्पी के किले में बदल दिया था। उन सैनिकों का मानना था कि अगर वे बोलेंगे तो प्रतिशोध की सजा एक कमांडिंग जनरल के वादे से कहीं ज्यादा तेज और क्रूर होगी। सूबेदार मेजर हरिंदर और लेफ्टिनेंट कर्नल अजय द्वारा बनाया गया एक छोटा सा साम्राज्य, जिसमें सैनिक केवल गुलाम थे, जिन्होंने सच कहने का साहस भी खो दिया था। अदिति ने एक पल के लिए सोचा, यह तरीका काम नहीं करेगा। जितना वह उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करेंगी, दीवार उतनी ही मजबूत होती जाएगी। उन्हें सबसे कमजोर बिंदु एक छोटी सी दरार ढूंढनी थी और वहां से हमला करना था। उन्होंने अपने जांच अधिकारी को बुलाया। साक्षात्कार किए गए सैनिकों की सूची लाओ। 3 लोगों को अलग करो। विक्रम के बैच का सबसे करीबी दोस्त, उसका सीधा सीनियर और यहाँ का सबसे नया ट्रांसफर सैनिक। मैं खुद उनसे बात करूंगी। रणनीति बदल दी गई थी। अब यह एक सीधा हमला नहीं था, बल्कि एक सटीक हमला था। अदिति एक छोटे से बैठक कक्ष में गई, जिसका उपयोग पूछताछ कक्ष के रूप में किया जा रहा था। मेज के उस पार एक युवा सैनिक डरे हुए चेहरे के साथ बैठा था। विक्रम का बैचमेट। अदिति ने एक फाइल पढ़ने का नाटक किया, जिससे कमरे में भारी खामोशी छा गई। सैनिक ने दबाव में घुटकर थूक निगला। कुछ क्षणों के बाद अदिति ने अपना सिर उठाया और सीधे सैनिक की आंखों में देखा। उनकी नजरें अब एक जनरल की नहीं थीं, बल्कि एक ऐसे माता पिता की थीं जो अपने दोस्त के बच्चे के बारे में चिंतित थे। तुम बहुत डरे हुए हो, है ना? उस अप्रत्याशित सवाल ने सैनिक के कंधों को चौंका दिया। तुम्हारा दोस्त विक्रम, वह कैसा लड़का है? क्या उसे यहां बहुत मुश्किल हो रही थी? अदिति की आवाज असाधारण रूप से कोमल लग रही थी। सैनिक एक पल के लिए झिझका, फिर बहुत धीमी आवाज में उसने बोलना शुरू किया। विक्रम, वह एक अच्छा लड़का है साहब। आह मैडम, उसने कभी भी किसी भारी काम से इनकार नहीं किया। हमेशा चुपचाप अपना काम करता था, कभी शिकायत नहीं करता था। तो वह घायल कैसे हो गया? इतना अच्छा और मेहनती लड़का, उसकी पसलियां कैसे टूट सकती हैं? अदिति ने बड़बड़ाया, जैसे खुद से बात कर रही हों। सैनिक की आंखें जोर जोर से कांपने लगीं। चुप्पी की दीवार में पहली दरार आ चुकी थी। आखिरकार चुप्पी की दीवार ढह गई। लेफ्टिनेंट जनरल अदिति की तीखी लेकिन सहानुभूतिपूर्ण पूछताछ के सामने विक्रम का बैचमेट फूट फूट कर रो पड़ा और सब कुछ बता दिया। यह एक व्यवस्थित और निर्दयी हिंसा थी, जिसकी शुरुआत मामूली थी, सिर्फ इसीलिए कि सूबेदार मेजर हरिंदर सिंह उसे पसंद नहीं करते थे, या क्योंकि विक्रम को अन्य सैनिकों के सामने अनुशासनहीन माना जाता था। हल्के शारीरिक दंड से शुरू हुई बदमाशी धीरे धीरे और क्रूर होती गई। हरिंदर ने विक्रम को आतंक के जरिए पूरी इकाई को नियंत्रित करने के लिए एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया। देर रात जब सब सो जाते, वह विक्रम को गोदाम या किसी सुनसान जगह पर घसीट कर ले जाता और बेरहमी से पीटता। दूसरे अधिकारी जानते थे, लेकिन वे चुप रहे। कुछ ने तो इसमें हिस्सा भी लिया। उस रात की घटना के समय हरिंदर नशे में था। उसने विक्रम को पीटना शुरू करने के लिए छोटी छोटी गलतियां ढूंढी। यह देखकर कि विक्रम बिना किसी प्रतिरोध के चुपचाप मार खा रहा था, उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने अपना आपा खो दिया और उसे अंधाधुंध लात मारना शुरू कर दिया। वह तभी रुका जब पसली टूटने की आवाज सुनाई दी। क्यों? विक्रम ने कुछ क्यों नहीं कहा? वह मुझे फोन कर सकता था। अदिति की आवाज कांप गई। आंसू पोंछते हुए सैनिक ने कहा, विक्रम हमेशा कहता था, मां, वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी मां का अच्छा नाम खराब हो। वह मरना पसंद करेगा, बजाय इसके कि लोग कहें कि वह पैरा एसएफ के जनरल का बेटा होने का फायदा उठा रहा है। इसलिए उसने सब कुछ अकेले सहा। अदिति ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके बेटे की पीड़ा, उसकी इतनी गहरी सोच उनके दिल को चीर रही थी। साक्षात्कार समाप्त होने के बाद वह सीधे स्वास्थ्य केंद्र गईं। गलियारे के अंत में
आइसोलेशन रूम लिखे दरवाजे के सामने। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने जल्दबाजी में उन्हें रोका। जनरल, मरीज को आराम की जरूरत है, हटो। अदिति की आवाज एक ऐसा आदेश थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। डॉक्टर हिचकिचाते हुए पीछे हट गया। बिना किसी हिचकिचाहट के अदिति ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। कमरा कीटाणुनाशक की गंध से भरा था। एक पीली चादर वाले बिस्तर पर उनका बेटा लेटा हुआ था। जिस हाथ में ड्रिप लगी थी वह चोट के निशानों से भरा था। उसका सूजा हुआ चेहरा नीले चोट के निशानों और खरोंचों से भरा था। बुखार का झूठ उनके बेटे के टूटे हुए शरीर को देखकर बहुत हास्यास्पद लग रहा था। विक्रम गहरी नींद में सो रहा था। शायद दर्द निवारक और नींद की गोलियों के प्रभाव के कारण अदिति बिस्तर के बगल में एक कुर्सी पर चुपचाप बैठ गईं। अपने सोते हुए बेटे के चेहरे को देखती रहीं। सिर्फ 6 महीनों में उसका बचकाना चेहरा गायब हो गया था। उसकी जगह एक ऐसे युवक के चेहरे ने ले ली थी जो पीड़ा और धैर्य के निशानों से भरा था। कांपते हाथों से उन्होंने अपने बेटे के बिखरे बालों को सहलाया। उनकी उंगलियों के पोरों में एक गर्माहट फैली। उनकी आंखों से एक गर्म आंसू की बूंद उनके बेटे की कनपटी पर गिरी। वह लौह महिला अपने कमांडर के मुखौटे के पीछे चुपचाप रो रही थी। कुछ देर अपने बेटे के साथ रहने के बाद उनकी नजर अनजाने में बिस्तर के नीचे चली गई। गद्दे और बिस्तर के फ्रेम के बीच कुछ अजीब तरह से फंसा हुआ था। वह झुकी और उसे सावधानी से बाहर निकाला। एक छोटी पुरानी नोटबुक जिसका खुरदरा कवर सैन्य सामग्री की खासियत थी, उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। जिज्ञासावश अदिति ने पहला पन्ना खोला। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। अंदर तारीखें लिखी थीं, जिसके बाद अंकों और अक्षरों का एक संयोजन था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। एक नजर में यह एक गुप्त कोड या अर्थहीन लिखावट जैसा लग रहा था। SS2 वेक्सन 10-3x20 गदोस्नेक 1907x15 NVG-PVS 7/2000 यूनिट। यह निश्चित रूप से हथियारों और सैन्य उपकरणों के मॉडल और सीरियल नंबर थे, जिसके बाद उनकी संख्या थी। अदिति का दिमाग तेजी से घूमने लगा। उनका बेटा ऐसी चीजें क्यों नोट कर रहा था? सिर्फ जिज्ञासा के कारण या? आखिरी पन्ने पर वह जम गईं। वहां एक तारीख और एक वाक्य लिखा था। हर महीने के आखिरी गुरुवार रात 11:00 बजे गोदाम नंबर 3 पर सूबेदार मेजर हरिंदर और एक काली इनोवा कार। उनका दिल जैसे बैठ गया। यह सिर्फ एक साधारण दुर्व्यवहार का मामला नहीं था। उनके बेटे ने एक बहुत बड़े और खतरनाक रहस्य की पूंछ पर पैर रख दिया था। बातिंग जनरल एक्सएम हरिंदर ने उसे इतनी क्रूरता से क्यों प्रताड़ित किया और बटालियन कमांडर ने इस मामले को क्यों दबाया? इसका कारण सिर्फ हिंसा को छिपाना नहीं था, बल्कि इसलिए कि उनके बेटे ने कुछ ऐसा जान लिया था जो उसे नहीं जानना चाहिए था। उनके बेटे की नोटबुक एक और भी सड़ी हुई सच्चाई का नक्शा थी जो इस मुख्यालय के भीतर गहरे छिपी हुई थी। लेफ्टिनेंट जनरल अदिति सिंह अपने बेटे के कमरे से बाहर निकली और सीधे बटालियन कमांडर के कार्यालय की ओर गईं। उनके हाथ में वह पुरानी नोटबुक थी। उन्होंने उस कार्यालय को अपने अस्थायी कमांड पोस्ट के रूप में इस्तेमाल किया। दरवाजा बंद किया और नोटबुक को मेज पर खोला। SSS2 असॉल्ट राइफल 2 गदो कॉम्बैट पिस्टल PVS 7 नाइट विजन गॉगल्स, ये सभी भारतीय सेना के मानक उपकरण थे। लेकिन सीरियल नंबर, मात्रा और उनके पीछे की तारीखों का क्या मतलब था? अदिति ने अपना फोन एक सुरक्षित नेटवर्क से जोड़ा और अपने स्टाफ के सबसे भरोसेमंद अधिकारी मेजर रमन को फोन किया। रमन, मैं बोल रही हूं। मैं कुछ सैन्य उपकरणों के सीरियल नंबर बताऊंगी। एकीकृत लॉजिस्टिक्स सूचना प्रणाली में जांच करो। उनकी स्थिति और इतिहास की तुरंत रिपोर्ट करो। सुरक्षा स्तर अल्फा। यह जानकारी सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए है। जी, आदेश का पालन होगा जनरल। अदिति ने नोटबुक में लिखे नंबरों को एक एक करके पढ़ा। फोन के दूसरी तरफ से कीबोर्ड पर तेज टाइपिंग की आवाज आ रही थी। कुछ मिनटों के बाद मेजर रमन की आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार भ्रम की स्थिति में। जनरल, यह अजीब है। आपके द्वारा बताए गए सभी उपकरण या तो नष्ट कर दिए गए हैं या अभ्यास के दौरान खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी गई है। रिकॉर्ड के अनुसार ये वस्तुएं अब दुनिया में मौजूद नहीं होनी चाहिए। अदिति का संदेह सही साबित हुआ। उनका दिल ठंडा पड़ गया। इसका मतलब था सैन्य साजो सामान का गबन, अवैध हथियारों की तस्करी, और यह सिर्फ 1 या 2 बार नहीं हुआ था।
नोटबुक में दी गई तारीखों से पता चलता है कि यह एक संगठित अपराध था जो लंबे समय से चल रहा था। उनके बेटे ने जानबूझकर या अनजाने में इस अपराध के दृश्य को देखा था और सबूत के तौर पर नोट्स बनाए थे, और जब हरिंदर को इसका पता चला तो वह क्रूर प्रतिशोध का निशाना बन गया। एक साधारण दुर्व्यवहार का मामला देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले एक बड़े अपराध में बदल गया था। यह अब व्यक्तिगत प्रतिशोध का मामला नहीं था। पैरा एसएफ की जनरल के रूप में उनका यह कर्तव्य था कि वह सेना के शरीर को खा रहे इस कैंसर को पूरी तरह से खत्म कर दें। उनकी नजर नोटबुक के आखिरी पन्ने पर लौटी। हर महीने का आखिरी गुरुवार, अगले महीने का आखिरी गुरुवार अभी 2 हफ्ते दूर था। वह इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती थीं। उनके दुश्मन निश्चित रूप से उनके आने के कारण हाई अलर्ट पर होंगे। सीधे हमला करने से उन्हें केवल सबूत मिटाने का समय मिलेगा। अदिति ने फिर से मेजर रमन को आदेश दिया, रमन, इस बटालियन के गोदाम नंबर 3 के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करो। इमारत का नक्शा, प्रवेश निकास के रिकॉर्ड, आसपास के सीसीटीवी फुटेज, सब कुछ अच्छी तरह से छान मारो। फिर यहाँ के सभी कर्मियों की पृष्ठभूमि की जांच करो, खासकर सूबेदार मेजर हरिंदर सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल अजय वर्मा की। धन की स्थिति, संचार रिकॉर्ड, आसपास के लोगों से संबंध किसी भी तरह से करो। जनरल, इसे अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जा सकता है और यह एक समस्या बन सकता है, मेजर रमन ने सावधानी से याद दिलाया। जिम्मेदारी मेरी है, अदिति ने दृढ़ता से कहा। वह अब कानूनों और प्रक्रियाओं से बंधी नहीं रह सकती थीं। इतने बड़े अपराध का पर्दाफाश करने के लिए कभी कभी उन्हें अंधेरे में चलना पड़ता था। फोन के दूसरी तरफ मेजर रमन ने और कुछ नहीं कहा। वह अच्छी तरह जानते थे कि उनके कमांडर ने क्या निर्णय लिया है। नोटबुक बंद करते हुए अदिति ने खिड़की से बाहर देखा। एक शांत सैन्य अड्डे के दृश्य के पीछे एक बड़ी साजिश और भ्रष्टाचार एक जहरीले मशरूम की तरह पनप रहा था। उनके बेटे ने उस मशरूम को छू लिया था और जहर का शिकार हो गया था। अब एक मां और एक कमांडर के रूप में उनका कर्तव्य था कि वह उस जहर को बेअसर करें और उस मशरूम को जड़ से उखाड़ दें। कोड टूट चुका था। शिकार शुरू करने का समय आ गया था। मेजर रमन की जानकारी तेजी से और सटीक रूप से आई। अदिति के पसंदीदा अधिकारी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार उन्होंने उम्मीदों से बढ़कर परिणाम दिए। पहला, गोदाम नंबर 3। कागजों पर उस गोदाम को एक पुराने अनुपयोगी गोदाम के रूप में दर्ज किया गया था। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरों और अड्डे के नक्शे के विश्लेषण से कई विसंगतियां सामने आईं। गोदाम निगरानी के एक अंधे स्थान में सबसे दूरस्थ क्षेत्र में स्थित था और इसका पिछला गेट सीधे बाहरी बाड़ से जुड़ा हुआ था, जिससे बाहर से पहुंचना आसान हो जाता था। सबसे घातक बात यह थी कि पिछले महीने की रात की थर्मल सैटेलाइट छवियों में उस गोदाम के आसपास समय समय पर वाहनों और मनुष्यों की गर्मी की गतिविधि दिखाई दे रही थी। इस बात का स्पष्ट प्रमाण कि कोई उस जगह का आधी रात में गुप्त रूप से उपयोग कर रहा था। सूबेदार मेजर हरिंदर और लेफ्टिनेंट कर्नल अजय की पृष्ठभूमि की जांच के परिणाम और भी चौंकाने वाले थे। दोनों की जीवन शैली उनकी आय के हिसाब से बहुत भव्य थी। हरिंदर के पास एक महंगी आयातित कार और दक्षिण दिल्ली में अपनी पत्नी और साले के नाम पर एक अपार्टमेंट था, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल अजय ने अपने सभी बच्चों को विदेश के संभ्रांत निजी स्कूलों में भेजा था। एक सैनिक के रूप में उनका वेतन इन सब के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता था। यह स्पष्ट था कि हथियारों की बिक्री से मिले अवैध पैसे ने उनकी जेबें भरी थीं। लेकिन एक बात ने आदित्य का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, लेफ्टिनेंट कर्नल अजय के फोन कॉल रिकॉर्ड। पिछले 1 महीने में उन्होंने एक विशेष नंबर पर दर्जनों बार फोन किया था। बहुत संभावना थी कि यह एक डिस्पोजेबल नंबर था, लेकिन रमन ने उस नंबर द्वारा सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले बीटीएस टावर के स्थान का पता लगा लिया। यह क्षेत्र दिल्ली में सेना मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय के आसपास का था। दुश्मन सिर्फ बटालियन कमांडर के स्तर पर नहीं रुका था, इस अपराध नेटवर्क का मास्टरमाइंड बहुत ऊंचे पद पर था। अदिति ने अपनी पीठ में एक ठंडक महसूस की। यह एक बहुत बड़ा घोटाला था जो पूरे सैन्य संस्थान को हिला सकता था। अगर यह मीडिया में लीक हो गया तो सेना में हड़कंप मच जाएगा और उनका बेटा भी एक खतरनाक तूफान के केंद्र में होगा। उन्हें बहुत सावधान रहना था। दुश्मन अदृश्य था। शायद इस समय भी उनकी हरकतों पर नजर रखी जा रही थी।
पैरा एसएफ की जनरल के रूप में उनकी रैंक एक उत्तम ढाल नहीं हो सकती थी। अदिति ने एक निर्णय लिया। आधिकारिक जांच के रास्ते का उपयोग करने के बजाय वह इस मामले को अपने तरीके से हल करेंगी। पैरा एसएफ की शैली में चुपचाप, गुप्त रूप से और सीधे दुश्मन के बचाव के दिल में घुसपैठ करके। इसके लिए उन्हें एक अंदरूनी सूत्र की जरूरत थी, कोई जो अंदर से चुप्पी की दीवार को तोड़ सके। एक नाम उनके दिमाग में आया, वह युवा हवलदार जिससे वह कल आगंतुक कक्ष में मिली थी, जो हरिंदर की नजरों के नीचे कांप रहा था। हवलदार ब्रजेश कुमार। बहुत संभावना थी कि वह इस अपराध में सिर्फ एक छोटा मोहरा था, एक असली अपराधी नहीं, बल्कि सिर्फ एक कमजोर इंसान जो अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर था। ऐसे लोग आमतौर पर मनोवैज्ञानिक दबाव के प्रति कमजोर होते हैं और उन्हें आसानी से मनाया जा सकता है। अदिति ने हवलदार ब्रजेश को चुपके से बुलाया। बटालियन कमांडर के कार्यालय में नहीं, बल्कि अड्डे के परिसर के अंदर एक छोटे शांत चर्च में। क्रॉस के नीचे उन्हें उम्मीद थी कि कोई झूठ नहीं बोला जाएगा। देर रात हवलदार ब्रजेश पीले चेहरे के साथ निर्धारित स्थान पर आया। उसने स्पष्ट रूप से दिखाया कि एक व्यक्ति इतनी बड़ी शक्ति के सामने कितना असहाय होता है। तुम डरे हुए हो? अदिति ने बातचीत शुरू की। उनकी आवाज धीमी और शांत थी। ईमानदारी से बताओ, तुम प्राइवेट विक्रम की पिटाई और गोदाम नंबर 3 में जो कुछ हुआ उसके बारे में कितना जानते हो? हवलदार ब्रजेश केवल अपने होंठ भींच सका। उसकी आंखें बेतहाशा घूम रही थीं। उसकी अंतरात्मा जो उसे सच बोलने के लिए कह रही थी और एक गद्दार के रूप में पहचाने जाने का डर के बीच एक स्पष्ट आंतरिक संघर्ष दिखाई दे रहा था। अदिति ने उसके सामने एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस रखा। यह हमारी बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं है। अगर तुम सच बोलते हो तो मैं तुम्हें एक गवाह के रूप में बचाऊंगी, लेकिन अगर तुम चुप रहते हो तो तुम्हें इस अपराध में एक साथी माना जाएगा, सिर्फ एक दर्शक नहीं। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। हरिंदर और अजय के साथ डूबना चाहते हो या अभी मेरा हाथ पकड़कर बचना चाहते हो? उन्होंने और कुछ नहीं कहा, बस क्रॉस के नीचे चुपचाप इंतजार करती रहीं, एक डरे हुए युवा सैनिक के चुनाव का इंतजार करती रहीं। 1 मिनट के बाद, जो 10 मिनट जैसा लगा, हवलदार ब्रजेश ने आखिरकार कांपती आवाज में अपना मुंह खोला। दुश्मन के दिल तक जाने वाली पहली दरार शुरू हो चुकी थी। हवलदार ब्रजेश कुमार के मुंह से निकली सच्चाई एक ऐसे अपराध की वास्तविकता थी जो अदिति की कल्पना से कहीं ज्यादा सड़ा हुआ और संगठित था। सिसकते हुए उसने सब कुछ बता दिया। यह बटालियन सूबेदार मेजर हरिंदर और लेफ्टिनेंट कर्नल अजय द्वारा शासित एक छोटा सा साम्राज्य था। हथियारों की बिक्री से मिले अवैध धन से वे संरक्षण पाने के लिए अपने वरिष्ठों को रिश्वत देते थे और इकाई के भीतर उनकी शक्ति पूर्ण थी। सैनिक गुलामों से कम नहीं थे। दुर्व्यवहार आम बात थी और जो कोई भी विरोध करता उसे विक्रम की तरह कुचल दिया जाता। गोदाम नंबर 3 उनके अपराधों का अड्डा था। हर महीने के अंत में गुरुवार की रात को जिन हथियारों और सैन्य उपकरणों को नष्ट कर दिया जाना चाहिए था, उन्हें वहां ले जाया जाता था। हरिंदर उनकी संख्या की जांच करता और आधी रात के आसपास बाहर से एक काली इनोवा कार उन सामानों को ले जाने के लिए आती थी। वे इसे डिलीवरी कहते थे। हवलदार ब्रजेश ने स्वीकार किया कि उसे कई बार उस डिलीवरी की तैयारी में मदद करने के लिए मजबूर किया गया था। प्राइवेट विक्रम को कैसे पता चला? अदिति ने पूछा। उस रात विक्रम संतरी ड्यूटी पर था। उसने अनजाने में गोदाम नंबर 3 की ओर से आवाज सुनी और वहां गश्त करने चला गया। उसने हमें सामान ले जाते हुए देखा। उस लड़के की प्रवृत्ति तेज है। उसे तुरंत एहसास हो गया होगा कि कुछ गड़बड़ है। कुछ दिनों के बाद उसे अक्सर गोदाम के आसपास अकेले घूमते देखा गया, जब तक कि सूबेदार मेजर हरिंदर ने उसे पकड़ नहीं लिया और उस रात वह घटना हो गई। सच में उसका अनुमान सही था। उनके बेटे ने न्याय की भावना या एक सैनिक के रूप में अपने कर्तव्य की पुकार के कारण एक खतरनाक सच्चाई का सामना किया और उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ा। मास्टरमाइंड जो काली इनोवा के साथ आया था या जिसे लेफ्टिनेंट कर्नल अजय ने फोन किया था, क्या तुम जानते हो कि वे कौन हैं? ब्रजेश ने सिर हिलाया। इतना आगे मेरे जैसे एक छोटे सैनिक को नहीं पता, मैडम, लेकिन जब वह नशे में होता है तो सूबेदार मेजर हरिंदर डींगे हाँकना पसंद करता है। वह कहता है कि उनके पीछे ध्रुव है, जैसे रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा, एक ऐसी हस्ती जिसे कभी छुआ नहीं जा सकता। ध्रुव
आकाश में सबसे चमकीला तारा। बहुत संभावना थी कि यह सैन्य हलकों में इस्तेमाल होने वाला एक कोड नेम था। एक जनरल या उससे भी ऊंचे स्तर के अधिकारी के शामिल होने का संदेह और भी मजबूत हो गया। ब्रजेश का कबूलनामा पहली दरार थी। अदिति को इस दरार को एक भूकंप में बदलना था जो पूरी इकाई को ध्वस्त कर देगा। उन्होंने ब्रजेश की रक्षा करने और साथ ही उसे अंदर से दुश्मन को भ्रमित करने के लिए उपयोग करने का फैसला किया। हवलदार ब्रजेश, अब से मेरे आदेशों का पालन करो, सामान्य रूप से व्यवहार करो। हरिंदर को रिपोर्ट करो कि मैंने तुमसे कई तरह के सवाल पूछे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं पता। उन्हें सुरक्षित महसूस कराओ और उनकी बातचीत को जितना हो सके विस्तार से सुनो। मुझे रिपोर्ट करो, खासकर अगर वे ध्रुव नाम का उल्लेख करते हैं। ब्रजेश ने सिर हिलाया, हालांकि वह अभी भी डर से कांप रहा था। पासा फेंका जा चुका था। वह अब अदिति सिंह के साथ एक ही नाव में था और उसे अंत तक साथ चलना था। ब्रजेश के जाने के बाद अदिति ने फिर से मेजर रमन से संपर्क किया। रमन, ध्रुव कोडनेम का पता लगाओ। पुराने सैन्य अभियानों, कोडनेमों, संचार कोडों के सभी अभिलेखों को खंगालो ताकि पता चल सके कि वह कौन है। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल अजय वर्मा के साथ सेवा का इतिहास या व्यक्तिगत संबंध रखने वाले सभी सक्रिय जनरलों की एक सूची बनाओ जिसमें सेनाध्यक्ष भी शामिल हों। अब से हम एक भूत का शिकार कर रहे हैं, एक भी सुराग मत छोड़ना। मामले का पैमाना अनियंत्रित रूप से बढ़ गया था। एक दुर्व्यवहार के मामले से शुरू होकर यह जांच अब हथियारों की तस्करी और शीर्ष सैन्य अधिकारियों से जुड़े एक विशाल भ्रष्टाचार नेटवर्क की ओर इशारा कर रही थी। अदिति को एहसास हुआ कि उन्होंने अभी अभी एक विशाल हाथी के पैर को छुआ है, लेकिन जब तक वह उस हाथी का पूरा रूप नहीं देख लेती, वह कभी नहीं रुकेंगी। यही अपने बेटे की रक्षा करने और ढह चुके सैन्य सम्मान को बहाल करने का एकमात्र तरीका था। ध्रुव कोडनेम वास्तव में अस्पष्ट था, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल अदिति के लिए यह अंधेरे के बीच एक प्रकाश स्तंभ की तरह था। वह और मेजर रमन दिन रात काम करते रहे, उस नाम का पता लगाने के लिए पुराने सैन्य अभिलेखों और खुफिया रिपोर्टों को खंगालते रहे। अंत में दशकों पुराने एक धूल भरे अभिलेख भंडार में उन्हें एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। ध्रुव एक गुप्त ऑपरेशन टीम का कोडनेम था जो पैरा एसएफ का अग्रदूत था, जिसे एक बार विदेश भेजा गया था। उस टीम में अपने समय के सर्वश्रेष्ठ ऑपरेटर शामिल थे और अपने सफल अभियानों के कारण एक किंवदंती बन गई थी। हालांकि किसी कारण से उस टीम को आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया गया था और उसके सदस्य बिखर गए थे। मेजर रमन ने पूर्व ध्रुव टीम के सदस्यों के निशानों का पता लगाया। अधिकांश सेवानिवृत्त हो चुके थे और सामान्य जीवन जी रहे थे, सिवाय एक व्यक्ति के। उसकी वर्तमान स्थिति अप्रत्याशित थी। जनरल विक्रम राठौर, थल सेनाध्यक्ष के प्रबल दावेदार और सेना में सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक। जब उन्हें यह रिपोर्ट मिली तो अदिति को लगा कि उनका खून ठंडा हो गया है। विक्रम राठौर सैन्य अकादमी में उनका बैचमेट और उनका चिर प्रतिद्वंद्वी, एक ऐसा व्यक्ति जो अदिति के प्रति अपनी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा को कभी नहीं छिपा सका, जो हमेशा उससे एक कदम आगे रहती थी। उसकी क्षमता असाधारण थी, लेकिन उसका एक क्रूर पक्ष भी था जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने से नहीं हिचकिचाता था। लेफ्टिनेंट कर्नल अजय वर्मा ने एक बार जनरल विक्रम के अधीन एक डिवीजन कमांडर के रूप में काम करते समय ऑपरेशन स्टाफ ऑफिसर के रूप में कार्य किया था। पहेली के सभी टुकड़े एक साथ जुड़ गए। रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा। इस समय भारतीय सेना के आकाश में विक्रम राठौर से अधिक चमकीला कोई तारा नहीं था। हालांकि अदिति इस संदेह को दूर नहीं कर सकी कि यह एक जाल हो सकता है। विक्रम राठौर जैसा चालाक व्यक्ति अपने पुराने कोडनेम का इतनी आसानी से उपयोग नहीं करेगा। यह किसी के द्वारा जानबूझकर फैलाई गई जानकारी हो सकती है। शायद विक्रम राठौर ने खुद यह सब रचा था और उन्हें फंसाने के लिए चारा फेंका था। उनकी दुविधा के बीच एक अप्रत्याशित दिशा से हमला हुआ। खबर फैली कि कई बड़े मीडिया घरानों के संपादकीय डेस्क पर एक गुमनाम पत्र आया है। इसकी सामग्री चौंकाने वाली थी। पैरा एसएफ की जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अदिति सिंह ने अपने बेटे से जुड़े एक दुर्व्यवहार के मामले को दबाने के लिए अवैध निरीक्षण करने और निर्दोष अधिकारियों को डराने धमकाने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग किया था। पत्र बहुत विस्तार से और चालाकी से लिखा गया था। यह तथ्य कि जब वह मिलने गईं तो उन्हें मना कर दिया गया,
फिर अगले दिन पूरी वर्दी में जांच शुरू करने के लिए आईं। सब कुछ ऐसे चित्रित किया गया था जैसे वह एक भ्रष्ट कमांडर थीं जो व्यक्तिगत भावनाओं के लिए सैन्य संगठन में उथल पुथल मचा रही थीं। मीडिया हरकत में आने लगा। सेना मुख्यालय के प्रवक्ता ने केवल सामान्य जवाब दिए और थल सेनाध्यक्ष ने अदिति को फोन किया, उन पर दबाव डाला कि वह पूरे संस्थान को व्यक्तिगत मामले में न घसीटें और उनसे सभी जांच से पीछे हटने और संयम बरतने का अनुरोध किया। अदिति को एहसास हुआ कि यह सब विक्रम राठौर द्वारा रचे गए एक बड़े परिदृश्य का हिस्सा था। उसने इस्तेमाल किया उसके बेटे के दुर्व्यवहार के मामले को उसे एक जाल में फंसाने के लिए चारे के रूप में। जैसे ही अदिति ने चलना शुरू किया, उसने तुरंत मीडिया का इस्तेमाल जवाबी हमला करने और अदिति के हाथ बांधने के लिए किया। जितना अधिक अदिति अपने बेटे के मामले में शामिल होती, उतना ही वह एक अनैतिक कमांडर की छवि में फंस जाती जो अपने पद का दुरुपयोग कर रही थी। विक्रम राठौर ने अदिति के सबसे मजबूत हथियार, एक कमांडर के रूप में उसकी रैंक और सम्मान को उसकी सबसे घातक कमजोरी में बदल दिया था। अब वह वास्तव में अलग थलग पड़ गई थी। उसकी आधिकारिक जांच के अधिकार छीन लिए गए थे और सेना के दोसा दोजार की आत की काल की संचार ईचान जब्ता की ऊपर उसका पूरा का भीतर उसे संदेह और व्यंग्य की नजरों से देखा जाने लगा। ध्रुव की छाया उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी और चालाक थी। वह अपनी हथेली पर पूरे सैन्य संस्थान के साथ खेल रहा था। अदिति ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए बटालियन कमांडर के कार्यालय से अपना सामान समेटा, जिसे उन्होंने अपना पोस्ट बनाया था। तो यह अंत है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह अपने दुश्मन की इच्छानुसार इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेंगी। अगर आधिकारिक जांच रोक दी गई तो वह अनौपचारिक तरीके से सच्चाई का पता लगाएंगी। अब समय आ गया था कि वह अस्थायी रूप से अपनी जनरल की रैंक उतार दें और अपने असली तरीके से लड़ें, एक पैरा एसएफ सैनिक के तरीके से। लेफ्टिनेंट जनरल अदिति सिंह को सेना मुख्यालय के आदेशानुसार अपने बेटे की बटालियन से हटना पड़ा। उनके जाने के दिन लेफ्टिनेंट कर्नल अजय वर्मा और सूबेदार मेजर हरिंदर सिंह ने जानबूझकर उन्हें विदा करने के लिए लाइन लगाई। उनके चेहरे एक विजेता की चालाक मुस्कान से सजे थे, जैसे फुसफुसा रहे हों, अब तुम खत्म हो। जिस कार में वह दिल्ली वापस जा रही थीं, उसमें अदिति ने खिड़की से बाहर देखा, अपने विचारों में डूबी हुई। विक्रम राठौर ने एक उत्तम जाल बिछाया था। वह अदिति के चरित्र को अच्छी तरह जानता था, खासकर उसकी मजबूत मातृ प्रवृत्ति को। वह जानता था कि अगर अदिति ने सुना कि उसका बेटा खतरे में है तो वह चुप नहीं बैठेगी, और उसने यह भी अनुमान लगा लिया था कि एक कमांडर के रूप में उसकी जिम्मेदारी की भावना उसे इस मामले की खुद जांच करने के लिए प्रेरित करेगी। यह सिर्फ हथियारों की तस्करी के मामले को दबाने का एक ऑपरेशन नहीं था। शुरू से ही यह हमला केवल एक को व्यक्ति अदिति सिंह पर लक्षित था। यह थल सेनाध्यक्ष की कुर्सी की दौड़ में अपने सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने की एक क्रूर और विस्तृत रणनीति थी। वहां पहुंचने पर कमांड मुख्यालय में माहौल ठंडा महसूस हुआ। उनके अधीनस्थों की नजरें अलग महसूस हो रही थीं। सम्मान के पीछे अब संदेह और चिंता छिपी थी। मीडिया हर दिन उत्तेजक शीर्षकों के साथ लेख प्रकाशित कर रहा था। लौह महिला ने बेटे के लिए सैन्य अनुशासन को तोड़ा, या जनरल की द्वैधता, व्यक्तिगत प्रतिशोध। एक रात में उन पर एक ऐसे कमांडर का ठप्पा लग गया जिसने संस्थान के अच्छे नाम को धूमिल किया। सेना के महानिरीक्षक द्वारा जांच शुरू की गई। जांचकर्ता उनके साथ एक दोषी की तरह व्यवहार कर रहे थे। आपके बेटे से जुड़े मामले में कमांडिंग जनरल की सीधी संलिप्तता अधिकार का स्पष्ट दुरुपयोग है। क्या आपके जनरल की भारत कभी परिवार कर रहे थे? क्या आपके भीठू कर इसे स्वीकार करती हैं? सैनिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करना और इकाई में कदाचार को खत्म करना एक कमांडर का सामान्य कर्तव्य है। क्या आप वही करती अगर वह सैनिक आपका बेटा नहीं होता? उनके सवाल चालाकी से समस्या के सार से बचते रहे, उन्हें लगातार एक अनैतिक कमांडर के रूप में एक कोने में धकेलते रहे जो व्यक्तिगत भावनाओं से नियंत्रित थी। अदिति ने तार्किक रूप से सब कुछ नकार दिया, लेकिन वे सुनना नहीं चाहते थे। यह सिर्फ एक नाटक था जिसका परिणाम पहले से ही तय था। सबसे बुरी स्थिति उनके बेटे विक्रम के साथ हुई। बटालियन के भीतर
उस पर एक बिगड़े हुए बच्चे का ठप्पा लगने लगा, जो इकाई में उथल पुथल मचाने के लिए अपनी मां की शक्ति के पीछे छिप रहा था। हरिंदर और अजय ने चतुराई से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिससे ऐसा लगा कि विक्रम ही इस सारी गड़बड़ी का कारण था। उसके साथ ही सैनिक उससे दूर होने लगे और कुछ अधिकारियों ने खुलेआम उसका जीवन कठिन बना दिया। जो बेटा अपनी मां को बाहरी दुश्मन से बचाने की कोशिश कर रहा था, वह अब अंदर के दुश्मनों के बीच पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया था। अदिति ने फोन पर अपने बेटे से बात करते समय निराशा महसूस की। मां, कृपया रुक जाओ। मैं यह नहीं देख सकता कि मेरी वजह से मां भी खतरे में पड़े। मैं ठीक हूं मां, मैं इसे सहन कर सकता हूं। उसके बेटे की आवाज समर्पण से भरी थी। वह इतना मजबूत लड़का एक बड़ी साजिश और व्यवस्थित बदमाशी के सामने धीरे धीरे टूट रहा था। अदिति का दिल टुकड़ों में बिखर गया। अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाया था, उसने उसे एक और गहरी खाई में धकेल दिया। शायद यही वह था जो विक्रम राठौर वास्तव में चाहता था, न केवल एक सैनिक के रूप में उसके सम्मान को नष्ट करना, बल्कि एक मां के रूप में उसके दिल को भी उसे असहाय बनाना। देर रात अपने कार्यालय में अकेली अदिति ने अपनी वर्दी को देखा। उसके कंधों पर 3 सितारे अब गर्व का प्रतीक नहीं थे, बल्कि एक भारी बेड़ी थे। विक्रम राठौर को यकीन था कि जब तक अदिति एक जनरल के रूप में अपनी स्थिति में फंसी रहेगी, वह उसे कभी नहीं हरा पाएगी। तो फिर उसे बस उस पिंजरे से बाहर निकलना था। अदिति की नजरें फिर से तेज और ठंडी हो गईं। वह वास्तव में जाल में बहुत गहरे फंस चुकी थी, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। एक कोने में फंसा जानवर हमेशा सबसे भयंकर प्रतिरोध करता है। उन्होंने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। कोई आधिकारिक लाइन नहीं, बल्कि सेना के बाहर उनके परछाइयों के नंबर। वे लोग जो पैरा एसएफ के दिनों से उनके साथ जिए और मरे थे। जनरल अदिति सिंह शायद मर चुकी थीं, लेकिन प्रतिध्वनि कोडनेम वाली पैरा एसएफ ऑपरेटर अभी अभी जागी थी। लेफ्टिनेंट जनरल अदिति सिंह ने बीमारी की छुट्टी के लिए आवेदन किया। अत्यधिक तनाव के कारण शारीरिक और मानसिक थकान, यही आधिकारिक कारण था। सेना मुख्यालय ने, जैसे कि इंतजार ही कर रहा था, तुरंत इसे मंजूरी दे दी। उन्हें मीडिया और जनता के ध्यान से अलग करना उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। विक्रम राठौर और उसके दुश्मनों ने यह सोचकर राहत की सांस ली होगी कि अदिति आखिरकार टूट गई है, लेकिन यह सब एक छलावा था। छुट्टी के बाद अदिति ने अपना सरकारी आवास छोड़ दिया और दिल्ली के बाहरी इलाके में एक छोटे से अपार्टमेंट में छिप गईं। वह जगह उनका गुप्त मुख्यालय थी। एक एक करके वे लोग जिन्हें वह परछाई कहती थीं, इकट्ठा होने लगे। पहला था जीरो, एक पूर्व साइबर इंटेलिजेंस ऑफिसर, एक प्रतिभाशाली हैकर जो सेना के आंतरिक नेटवर्क से लेकर देश की सुरक्षा प्रणालियों तक को एक पार्क में टहलने जितनी आसानी से भेद सकता था। दूसरा था वाइपर, पैरा एसएफ के पूर्व सदस्य, एक फील्ड ऑपरेशन विशेषज्ञ जिसे युद्ध मशीन कहा जाता था, जो ट्रैकिंग, घुसपैठ और करीबी लड़ाई में माहिर था। आखिरी था कैमिलियन, रॉ का एक पूर्व एजेंट जो अब एक निजी जासूसी एजेंसी चलाता था, सूचना एकत्र करने में माहिर था। वे सभी अदिति के जीवन के हणी थे, या जब वे उसके अधीन थे तो उसके करिश्मे के कारण उसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। जैसे ही अदिति ने संपर्क किया, उन्होंने अपने सभी काम छोड़ दिए और बिना किसी हिचकिचाहट के आ गए। बहुत समय हो गया कमांडर, वे अब उसे कमांडर नहीं कहते थे। उनके बीच एक अलिखित समझौते के अनुसार वे उसे उसके पुराने विशेष ऑपरेशन कोड नेम से बुलाते थे। प्रतिध्वनि, तुम लोगों ने स्थिति के बारे में सुना है। अब से यह कोई आधिकारिक सैन्य अभियान नहीं है, यह मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है। खतरनाक, बिना किसी इनाम के, बिना किसी सम्मान के। अगर हम असफल हुए तो हम सब अपराधी बन जाएंगे। क्या तुम लोग अभी भी शामिल होना चाहते हो? तीनों ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। उनकी आंखों में अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प झलक रहा था। ऑपरेशन उसी क्षण शुरू हो गया। यह एक जनरल का तरीका नहीं था जो सबूत इकट्ठा करता और कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करता। यह पैरा एसएफ का तरीका था, एक मां का तरीका जिसका एकमात्र उद्देश्य सच्चाई को उजागर करना और दुश्मन को नष्ट करना था। जीरो ने रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय के सुरक्षा नेटवर्क को भेद दिया। विक्रम राठौर से संबंधित सभी डेटा एकत्र किए। उसकी संपत्ति के निशान, कॉल रिकॉर्ड से लेकर आधिकारिक और अनौपचारिक बैठकों के मिनट तक, कैमिलियन ने अपने पूरे नेटवर्क को
विक्रम के निजी जीवन और कमजोरियों को खोदने के लिए तैनात कर दिया। उसने उसके आसपास के लोगों का पीछा किया और उन क्लबों और गोल्फ कोर्स में मुखबिर लगाए जहां वह अक्सर जाता था। वाइपर ने लेफ्टिनेंट कर्नल अजय और सूबेदार मेजर हरिंदर पर 24 घंटे निगरानी रखी। उनके आवागमन के मार्गों, जिन लोगों से वे मिले, सब कुछ रिकॉर्ड किया। अदिति ने अपार्टमेंट में आपातकालीन कमांड पोस्ट से ऑपरेशन का नेतृत्व किया, आने वाली सभी सूचनाओं का विश्लेषण किया। वह अब रैंक और प्रक्रियाओं से बंधी नहीं थी। एक विशाल पहेली को जोड़ने की तरह उसने बिखरी हुई जानकारी के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा। विक्रम राठौर द्वारा बनाए गए विशाल अपराध नेटवर्क के असली रूप को चित्रित करना शुरू किया। उन्होंने जो सच्चाई उजागर की वह उम्मीद से कहीं परे थी। विक्रम राठौर केवल पैसा कमाने के लिए सैन्य साजो सामान का गबन नहीं कर रहा था। उसने एक सैन्य माफिया कार्टेल बनाया था जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारी, रक्षा उद्योग कंपनियां और यहां तक कि कुछ राजनेता भी शामिल थे। वे विदेशों में संघर्ष क्षेत्रों और आपराधिक संगठनों को अवैध हथियार बेचकर भारी मात्रा में काला धन बना रहे थे। उस पैसे से वे सेना के भीतर नीति और पदोन्नति को प्रभावित करते थे। थल सेनाध्यक्ष का पद उसके साम्राज्य को पूरा करने का अंतिम कदम था। अदिति को एहसास हुआ कि वह एक भ्रष्ट अधिकारी से नहीं, बल्कि एक विशाल कैंसर ट्यूमर से निपट रही थी जो पवित्र सैन्य संस्थान के शरीर में जड़ें जमा चुका था। और उनका बेटा भगवान का एक संकेत था कि इस ट्यूमर का अस्तित्व दुनिया के सामने आए। अब हिचकिचाने का कोई कारण नहीं था। एक मां और एक सच्ची सैनिक के रूप में उसे इस अपराध की जड़ों को काटना था, भले ही इस प्रक्रिया में उसे अपना सब कुछ खोना पड़े। विक्रम राठौर का कार्टेल वास्तव में बड़ा था, लेकिन इस वजह से उसमें कई खामियां भी थीं। जीरो ने आखिरकार विदेश में उन मुखौटा कंपनियों के खाते के लेन देन के रिकॉर्ड प्राप्त कर लिए जिनका उपयोग विक्रम धन शोधन के लिए करता था। भारी मात्रा में धन के प्रवाह के निशान स्पष्ट रूप से दर्ज थे। कैमिलियन ने पुख्ता सबूत पाया कि विक्रम का एक महिला के साथ अवैध संबंध था और वह उस महिला के नाम के खाते का उपयोग अपने कुछ अवैध धन का प्रबंधन करने के लिए करता था। सबसे महत्वपूर्ण सुराग वाइपर से मिला। धैर्यपूर्वक सूबेदार मेजर हरिंदर का पीछा करने के बाद उसने पाया कि हरिंदर नियमित रूप से एक लॉजिस्टिक्स गोदाम में जाता था। यह एक ट्रांजिट पोस्ट था जहां वे गोदाम नंबर 3 से तस्करी किए गए हथियारों को खरीदार को भेजने से पहले अस्थायी रूप से रखते थे। अदिति ने सभी जानकारी को मिलाया और एक जवाबी हमले की पटकथा तैयार की। अब उसे जो चाहिए था वह एक निर्णायक प्रहार था। लेन देन के दौरान छापा मारकर निर्विवाद सबूत हासिल करना। तभी उनके बेटे विक्रम का फोन आया, जो अभी भी ठीक हो रहा था। अपनी मां की हालत के बारे में चिंता करते हुए उसने एक तथ्य बताया जो उसे अभी याद आया था। मां, मुझे पीटे जाने से कुछ दिन पहले मैंने गोदाम नंबर 3 के पास एक अजीब कार देखी थी। एक काली इनोवा, लेकिन उसके विंडशील्ड पर एक छोटा स्टिकर था, एक चील दुनिया को पकड़े हुए, और जहां तक मुझे याद है नंबर प्लेट के आखिरी 2 अंक 37 थे। अदिति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चील दुनिया को पकड़े हुए, यह उस इकाई का प्रतीक था जिसका नेतृत्व विक्रम राठौर ने अतीत में किया था। उनके बेटे की याद का एक छोटा सा टुकड़ा आखिरी चाबी बन गया जिसने पूरी पहेली को पूरा कर दिया। अदिति ने तुरंत जीरो को उस वाहन का पता लगाने के लिए कहा। परिणाम चौंकाने वाला था। वह वाहन विक्रम राठौर द्वारा स्थापित मुखौटा कंपनी की एक परिचालन कार के रूप में पंजीकृत था। सीधा सबूत जो दर्शाता था कि विक्रम इस अपराध के पिरामिड के शिखर पर था। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। हवलदार ब्रिजेश से मिली जानकारी के अनुसार अगली डिलीवरी 2 दिन बाद थी। वे उस लॉजिस्टिक्स गोदाम में अंतिम लेन देन करेंगे जो हरिंदर का ट्रांजिट पोस्ट था। अदिति ने अपनी टीम को इकट्ठा किया। उस छोटे से अपार्टमेंट में सफेद बोर्ड के सामने खड़ी हुई। वह अब बीमारी की छुट्टी पर एक एनडी करी, एक ऑड फाइल, एक टाई TMTN कमजोर जनरल नहीं थी। वह दुश्मन के दिल पर हमला करने से ठीक पहले एक ठंडी और क्रूर विशेष बल टीम की कमांडर थी। ऑपरेशन का नाम न्याय का सवेरा है। लक्ष्य विक्रम राठौर के कार्टेल के हथियार लेन देन स्थल पर छापा मारना और सबूत सुरक्षित करना है। जीरो, तुम लक्ष्य क्षेत्र के सभी संचार नेटवर्कों की निगरानी करोगे और उन्हें निष्क्रिय कर दोगे। कैमिलियन, तुम बाहर से परिधि को सुरक्षित करोगे, पुलिस या किसी अन्य पक्ष को पास आने से रोकोगे। मैं और वाइपर सीधे स्थान पर घुसपैठ करेंगे।
उन्होंने वाइपर को देखा और कहा, याद रखना, हमारा मिशन मारना नहीं है। पहली प्राथमिकता उनके अपराध को रिकॉर्ड करना और सबूत सुरक्षित करना है। उन्हें निष्क्रिय करो, लेकिन किसी को मारना मत। कानूनी अदालत बाद में आएगी। यह व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं है। यह ढह चुके न्याय को फिर से स्थापित करने के लिए एक पवित्र युद्ध है। उनके बेटे की पीड़ा से शुरू हुई त्रासदियों की श्रृंखला को उन्हें अपने हाथों से तोड़ना था। जवाबी हमले का दौर शुरू हो चुका था। इसके अंत में केवल विनाश या जीत का इंतजार था। ऑपरेशन की रात, आसमान बहुत अंधेरा महसूस हो रहा था। मुंबई के पास एक पुराने लॉजिस्टिक्स गोदाम के आसपास अदिति और उनकी टीम ने बिना किसी आवाज के घुसपैठ की। उन्होंने पूरी तरह से काले रंग के ऑपरेशनल कपड़े पहने थे और उनके चेहरे छलावरण से रंगे हुए थे। उनके हाथों में घातक हथियार नहीं, बल्कि उच्च रिजोल्यूशन कैमरे, रिकॉर्डिंग डिवाइस और गैर घातक निष्क्रिय करने वाले उपकरण थे। जीरो थोड़ी दूर खड़ी एक वैन के अंदर से अपने लैपटॉप पर टाइप कर रहा था। आसपास के पूरे संचार नेटवर्क को नियंत्रित कर रहा था। कैमिलियन ने सामने की इमारत की छत पर स्थिति संभाली। दूरबीन से चारों ओर देख रहा था। स्नाइपर राइफल से नहीं, प्रतिध्वनि, वाइपर, लक्ष्य आ रहा है, 5 मिनट में पहुंचेगा। कैमिलियन की आवाज उनके ईयरफोन में सुनाई दी। अदिति और वाइपर गोदाम की परछाइयों में छिप गए, अपनी सांसें रोके हुए। कुछ ही देर में एक काली इनोवा गोदाम के सामने रुकी। जो उतरे वे सूबेदार मेजर हरिंदर और उसके कुछ आदमी थे। उन्होंने गोदाम का दरवाजा खोला और अंदर चले गए। तुरंत बाद एक बड़ा कार्गो ट्रक आया। खरीदार आ गए थे। अदिति और वाइपर छत पर एक वेंटिलेशन के माध्यम से गोदाम में घुस गए। अंदर लकड़ी के बक्सों के ढेर कमरे में भरे हुए थे। हरिंदर और खरीदार बक्सों को खोलकर सामग्री की जांच कर रहे थे। अंदर SSS-2 असॉल्ट राइफलें, ग्रेनेड और यहां तक कि विस्फोटक भी थे। एक छोटा युद्ध शुरू करने के लिए पर्याप्त। अदिति के हाथ में कैमरा बिना किसी आवाज के सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक उसी समय जब पैसों से भरा बैग हाथ बदला और दोनों पक्षों ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया, अदिति ने वाइपर को इशारा किया। न्याय का समय आ गया था। अब अदिति के आदेश पर गोदाम की सभी बत्तियां तुरंत बुझ गईं, जिससे पूरी तरह से अंधेरा छा गया। उसी समय एक कान फाड़ देने वाली तीखी आवाज पूरे गोदाम में गूंज उठी। जीरो द्वारा सक्रिय किया गया एक सोनिक हथियार। अपराधी घबरा गए, अंधेरे और शोर के बीच चिल्लाने लगे। उस अराजकता का फायदा उठाते हुए अदिति और वाइपर भूतों की तरह चले। नाइट विजन चश्मे पहने हुए उनके लिए अंधेरा कोई बाधा नहीं था। वाइपर एक प्रशिक्षित शिकारी की तरह चला, गुंडों को एक पल में निष्क्रिय कर दिया। अदिति ने हरिंदर की कलाई तोड़ दी, जो पिस्तौल निकालने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके जबड़े पर इतना जोर से मारा कि वह बेहोश हो गया। ऑपरेशन सिर्फ 2 मिनट में पूरा हो गया। गोदाम के अंदर जो बचे थे वे केवल दर्द से कराह रहे अपराधी थे और अदिति और वाइपर जो उन्हें देख रहे थे। अदिति ने हरिंदर की जेब से लेन देन की किताब और फोन उठाया। वे सभी सबूत जो विक्रम राठौर को खत्म कर सकते थे अब उनके हाथ में थे। तभी कैमिलियन की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। प्रतिध्वनि, एक अप्रत्याशित चर है। पुलिस की एक टीम यहां आ रही है, 5 मिनट में पहुंचेगी। जाल। विक्रम राठौर ने इस लेन देन का उपयोग अपनी पूंछ काटने के एक तरीके के रूप में किया। उसने हरिंदर और खरीदारों को घटनास्थल पर गिरफ्तार करवाने की योजना बनाई, जबकि वह कुछ भी न जानने का नाटक करता। अगर अदिति और उनकी टीम यहां पकड़ी जाती तो उन पर हथियार बेचने वाले सिंडिकेट का हिस्सा होने का ठप्पा लग जाता। पूरी टीम अभी पीछे हटो, बिंदुआ पर मिलो। अदिति ने शांति से आदेश दिया। उन्होंने सुरक्षित किए गए सबूतों को लिया और एक पल में उस स्थान से गायब हो गए, जैसे वे वहां कभी थे ही नहीं। कुछ क्षणों के बाद सायरन की आवाज गूंजने लगी और पुलिस की टीम ने धावा बोल दिया, लेकिन उन्हें जो मिला वह केवल बेहोश अपराधी और एक खाली गोदाम था। उस समय विक्रम राठौर शायद अपने कार्यालय में संतुष्टि से मुस्कुरा रहा होगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके न्याय की रात अभी शुरू होने वाली थी। लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य द्वारा सुरक्षित किए गए सबूत सिर्फ एक साधारण वीडियो नहीं थे। उसमें विक्रम राठौर की आवाज की रिकॉर्डिंग, विदेशी खाते के लेन देन के रिकॉर्ड, लेन देन स्थल से HD वीडियो और हरिंदर की नोटबुक थी। यह सबूतों का एक उत्तम संग्रह था जिसे विक्रम और उसके कार्टेल द्वारा नकारा नहीं जा सकता था। उन्होंने वह सबूत महानिरीक्षक या सैन्य पुलिस को नहीं सौंपा। उन्हें नहीं पता था कि उनमें से कौन विक्रम का आदमी था। उन्होंने वह रास्ता चुना जिस पर
उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। एक प्रमुख खोजी टीवी स्टेशन और देश की खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगली सुबह भारत में हड़कंप मच गया। एक खोजी समाचार कार्यक्रम ने भावी सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम राठौर पर हथियार तस्करी और काले धन के घोटाले का आरोप शीर्षक के साथ एक विशेष रिपोर्ट प्रसारित की। स्पष्ट वीडियो और आवाज रिकॉर्डिंग ने सभी बहानों को व्यर्थ कर दिया। राष्ट्रीय मीडिया में विस्फोट हो गया और जनता का गुस्सा बढ़ गया। उसी समय रॉ ने जनरल विक्रम राठौर को गिरफ्तार कर लिया। उनके कार्यालय, घर और सभी संबंधित स्थानों की तलाशी ली। अदिति द्वारा दिए गए ठोस सबूतों के सामने विक्रम राठौर का मजबूत साम्राज्य एक पल में ढह गया। लेफ्टिनेंट कर्नल अजय, सूबेदार मेजर हरिंदर और इसमें शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और सैन्य अदालत में घसीटा गया। इस घोटाले ने पूरे सैन्य संस्थान को हिलाकर रख दिया। रक्षा मंत्री और थल सेनाध्यक्ष ने जनता से माफी मांगने के बाद इस्तीफा दे दिया। सेना के भीतर बड़े पैमाने पर सुधार और सफाई शुरू हुई। सारे हंगामे के शांत होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अदिति सिंह के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए गए। उन्हें एक नायिका के रूप में सराहा गया जिसने संस्थान को बचाया था। हालांकि उन्होंने सभी साक्षात्कार अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया और शांति से अपने पद पर लौट आईं। कुछ दिनों के बाद अदिति फिर से अपने बेटे की बटालियन में गईं। इस बार आधिकारिक कार या औपचारिक वर्दी में नहीं। पहले दिन की तरह वह एक साधारण कार और साधारण कपड़ों में आईं। आगंतुक कक्ष में उन्होंने जिस विक्रम का चेहरा देखा वह कहीं अधिक शांत लग रहा था। उसके शरीर पर घाव शायद अभी भी थे, लेकिन उसकी आंखों की चमक उसके बेटे की दृढ़ और मजबूत आंखों की चमक में लौट आई थी। दोनों काफी देर तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। उस खामोशी में माफी, धन्यवाद और अनकहा प्यार था। अदिति ने वही टिफिन निकाला जो वह पहले दिन लाई थी। खूब खाओ बेटा। विक्रम ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया, फिर अपनी मां के हाथ का बना रोगन जोश खाया। दुनिया का सबसे स्वादिष्ट स्वाद। उस स्वाद को महसूस करते ही उसकी आंखें भर आईं। यह प्रतिशोध नहीं था। शुरू से ही यह एक मां का अपने बेटे की रक्षा के लिए संघर्ष था और एक सच्चे सैनिक का अपने राष्ट्र और उसके ढह चुके संस्थान के सम्मान को बहाल करने का युद्ध था। खिड़की से आती गर्म धूप के नीचे मां और बेटे ने किसी भी अन्य सामान्य परिवार की तरह शांति से दोपहर का भोजन किया। बुरे पूर्वाभास वाली सुबह फिर कभी नहीं आएगी। उनके सामने अब सच्चाई की एक उज्जवल सुबह थी जो सभी परीक्षाओं से गुजरने के बाद आई थी। और उस सुबह के केंद्र में एक मां का प्यार था जो किसी भी स्टील से ज्यादा मजबूत था और आकाश के किसी भी तारे से ज्यादा चमकीला था।